नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। जैसे कि हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं उसमें जितने सारे क्वेश्चंस अभी तक करे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आज एक और नया टॉपिक लेके आपके सामने है। तो इस टॉपिक्स में चीज तो है बेसिक, लेकिन हम उनको समझेंगे कि उनको पढ़ा कैसे जाता है और सॉल्व कैसे किया जाता है। तो ये एक प्रकार का चित्र आलेख बने होते हैं। इसमें आपको पाई चार्ट आएगा, दंड आलेख आएंगे, आयात चित्र आएगा और फोटोग्राफ बना हुआ आएगा, जिसको पढ़ना किस तरीके से है और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन किस तरीके से करना है, ये आज हम यहाँ सीखेंगे। तो किस तरीके से ये बने हैं और इनको पढ़ने से इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हम यहाँ देखेंगे। तो शुरुआत में देखते हैं इस चित्र को। इस चित्र में जब देखते हैं तो दो प्रकार से इसको बांटा गया है। एक तो है इसका ये वाला अक्ष जिसको एक्स अक्ष कहते हैं, और एक है ये वाला, इसको y अक्ष कहते हैं। ये हो गया y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष। तो इसके x अक्ष की तरफ वर्ष लिखे हुए हैं। वर्ष ये वाला जो दंड आलेख है, ये जो बने हुए हैं लंबे लंबे, इन्हें दंड आलेख बोलते हैं। तो ये जो दंड आलेख है ये 2010 का यहां तक पहुंचा है 40 और 50% के बीच में। 2000 ये 11 का है, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो जा रहा है ये 11 का है, फिर ये वाला 12 का, और ये वाला 2013 का, और ये 2014 का। इस तरीके से ये दंड आलेख हैं वो वर्ष के हिसाब से इधर से पढ़े जाएंगे। और यदि इस अक्ष की बात करें जो y अक्ष है, उसमें है छात्रों की संख्या। तो इसको पढ़ने का तरीका ये हो गया कि इस दंड आलेख से हमें वर्षों और छात्रों की संख्या किस में लिखी हुई है, प्रतिशत में लिखी हुई है, की जानकारी मिलती है। तो इस दंड आलेख से वर्षों की संख्या और छात्रों की संख्या के विषय में जानकारी मिलती है। छात्रों की संख्या प्रतिशत में लिखी गई हुई है। ये भी ध्यान रखेंगे कि वो काय में लिखी है, प्रतिशत में। यदि यहाँ अंक लिखे होते, ये प्रतिशत नहीं होता, तो क्या लिखे होते, वो अंक होते। वो अंक काय में होते। मान लो उपस्थिति बोलता तो ये 10 दिन उपस्थित रहे, 20 दिन उपस्थित रहे, इस तरीके से हो जाता। अभी लेकिन काय में दिया हुआ है प्रतिशत में, तो इसको काय में पढ़ेंगे प्रतिशत में कि 2010 में छात्रों की संख्या प्रतिशत में कितनी थी, 40 और 50% के बीच में। 2011 में कितनी थी, 30 और 40 के बीच में। यहां से इसको ऐसे सीध से नापते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कितनी हो जाएगी, 40 के बिल्कुल, है ना। और ये जो है वो इसके करीब हो जाएगी, और जो ऊपर वाली है वो इस तरीके से बन सकती है ना। तो इसको पढ़ने का तरीका ये है कि एक तरफ क्या चीज दी हुई है वो, और दूसरी y अक्ष पे क्या चीज दी है, उनके विषय में हमें क्या जानकारी मिलती है, ये दंड आलेख हमें जानकारी देते हैं। अब इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है, पहला प्रश्न है, किस वर्ष में छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो इसमें देखेंगे कि किस वर्ष में, तो वर्ष कहाँ रहे, ये रहे 2010, 11, 12, 13 और 2014। उसी तरह ये है छात्रों की संख्या प्रतिशत में। उसने पूछा सबसे ज्यादा छात्र किस वर्ष में थे। तो सबसे ज्यादा का मतलब जो सबसे बड़ा दंड दिख रहा है वही सबसे ज्यादा है। ये वाला जो दिख रहा है ये दंड आलेख सबसे बड़ा है। तो वो दंड आलेख कितने वर्ष वाला है, 2014 वाला। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 2014। 2014 में छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है। समझ में आ गया कि 2014 में छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है। केवल हमें इनको पढ़ना आना चाहिए।
पेपर में सीधा बना आएगा और क्वेश्चन लिखा होगा, हमें इसको बनाना नहीं है, वहां बना आएगा और उसको उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आएंगे और उनको सॉल्व करना है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस दंड आलेख का सही उत्तर क्या हो जाएगा पहले वाले प्रश्न का 2014। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको बना के देखें, वीडियो रोकें और पढ़ें और बना के देखें। यदि आपने इसको पढ़ना सीख लिया है कि किस तरफ से हम इनको पढ़ते हैं और क्या क्या बोलते हैं, ये अभी बताया आपको एक बार और। ये एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई एक्सेस हो गई। अब एक्स पे दिया हुआ है वर्ष 2010, 11, 12, 13, 14 और छात्रों की संख्या दी है वाई पे। प्रश्न है किन 2 वर्षों में छात्रों की संख्या समान है। तो जहां 2 दंड आलेख बराबर दिख रहे हैं, बराबर कहां दिख रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, ये दोनों कैसे हैं आपस में बराबर हाइट के हैं। तो ऐसे कौन से वर्ष हैं जो दोनों बराबर हाइट के हैं, तो एक तो है 2011 का और दूसरा है 2013 का। तो कहां लिखा है 2011 और 13, तो 2011 और 13 हो जाएगा प्रश्न दूसरे का सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। तो बस केवल देखना है दंड आलेख में कि प्रश्न ने किस हिसाब से पूछा है, फिर हमें उसका सॉल्व उसके ऑप्शन में दिए हुए के हिसाब से आराम से कर सकते हैं। मतलब केवल यदि कॉन्सेप्ट पता है उनको पढ़ने का तो हम क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करें इसको सॉल्व। क्या कि किस वर्ष में छात्रों की संख्या ज्यादा बढ़ी। ज्यादा बढ़ी का मतलब ज्यादा हो गई या सबसे ज्यादा है या फिर ज्यादा है। तो किस तरीके से पढ़ेंगे वही देखेंगे कि ये एक अक्ष हो गई, इस पर काय की संख्या है वर्षों की, इस पर काय की संख्या है छात्रों की संख्या। तो छात्रों की संख्या और ये है वर्ष में। तो पूछा जा रहा है कि किस वर्ष सबसे ज्यादा बढ़ी। तो सबसे ज्यादा वाला जो दंड आलेख दिख रहा है वो कहां दिख रहा है 2014 के बीच में। देखो तो ये जो बड़ा दिख रहा है ये पूरा 2014 का सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2014। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ जानकारियां बदल गई है, तो जो जानकारियां बदल गई है पहले उनको पढ़ ले। तो जो इस तरफ की जो अक्ष की तरफ दिख रहा है वो है भोजन, बचत, कपड़ा, मकान, शिक्षा, परिवहन और अन्य। तो ये चीज है क्या खर्च, क्या है ये खर्च। और ये उसका व्यय में या खर्च में काय का दिया है प्रतिशत में मात्रा दी हुई है। तो यदि हम मकान अपने घर में राशन खरीदने जाएं या फिर घर के खर्चों का आकलन लगाएं कि भोजन में कितना खर्च किया है, उसमें बचत कितनी हुई है, कपड़ा कितना प्रतिशत हुआ है, कितना मकान में कितना खर्चा लगाया है, शिक्षा में कितना खर्चा लगाया है, परिवहन आने जाने के लिए हमने कितना खर्चा लगाया है या अन्य दूसरे खर्चे हमने कितने किए हैं, उनका एक आकलन किया गया है। उनको यहाँ दंड आलेख के माध्यम से प्रदर्शित किया हुआ है। तो जो व्यय है वो काय में है, प्रतिशत में है और 0, 10 और 20% के पैमाने में बांटा गया है। तो अब प्रश्न पूछा रहा है कि भोजन पर व्यय की गई आय का प्रतिशत है। तो आय का प्रतिशत पूछा है, तो कहां पूछा है भोजन पर। भोजन पर व्यय, तो भोजन पर कितना खर्चा हुआ है ये पूछा हुआ। तो भोजन कहां लिखा है, पहला ही दंड आलेख भोजन का है, उसमें कितना लिखा हुआ है 20। तो 20% आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो भोजन पर खर्च हुआ कितना प्रतिशत है 20% है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सॉल्व करने की कोशिश करें। कपड़ों पर व्यय की गई आय का प्रतिशत बचत पर आय के प्रतिशत से कितना अधिक है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन बार ग्राफ या दंड आलेख से पूछे जाते हैं। अब पूछ रहा है कपड़ों पर कितना खर्च हुआ है और बचत, कपड़ों पर और बचत के प्रतिशत में कितना अंतर है। तो देखो ध्यान से, कपड़ों का खर्च, कपड़ों पर व्यय कितना हुआ और बचत पर व्यय प्रतिशत। तो बचत कितनी हुई है और कपड़ों का खर्च कितना हुआ है। तो देखो बचत हुई है 12.5 की और कपड़ों पे खर्च कितने क्या हुआ है, व्यय कितना हुआ है 15। तो 15.0 हम लिख सकते हैं। पूछ रहा है कितना अधिक, कितना अधिक। तो 12 से 15 कितना अधिक है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। 10 में से 5 गया और ये बच्चा 4 में से 2 गया 2, तो 2.5% की क्या होगी, अंतर हो जाएगा। तो कितना अधिक है, ये 15 जो है कपड़ों का व्यय वो बचत से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है, 2.5%। तो 2.5% ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2.5%। चलो समझ में आ गया। केवल दंड आलेख को देखना है और ऑप्शन को पढ़ना है और हल कर देना। केवल पढ़ना एक तरीका है, यदि हमें पढ़ना आ गया तो इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, सोल्व करने का प्रयास करें। यदि वर्ष 1993 में परिवार की कुल आय 1 लाख थी तो परिवार की कुल बचत थी। तो कुल बचत निकालना है। यदि 1 लाख, कुल अमाउंट कितना है 1 लाख, 1 लाख कुल अमाउंट है, उसका कुल बचत पूछी जा रही है। तो ध्यान से देखो बचत कितनी है 12.5%। तो 1 लाख का 12.5% निकाले। तो प्रतिशत जब निकालते हैं तो प्रतिशत को जब हटाया जाएगा तो प्रति 100 किया जाता है ना, बटे का 100। अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो भाग के माध्यम से कट गई और ये दशमलव जब हटा तो गुणा में इधर नीचे क्या आ गया 1 10, क्योंकि दशमलव का 1 और उसके राइट हैंड साइड जितने अंक उतने 0। इस 0 से 1 ये कट गया। अब ये हो गया 125 और 100 का गुणा किया तो 125 और 2 0। तो ऑप्शन में कहीं लिखा होगा 12,500 रुपए। तो 12,500 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 12,500। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कितना 12,500। केवल प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और इसको ध्यान से देखना है, प्रश्न यूं हल हो जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि परिवार द्वारा परिवहन पर व्यय अन्य किसी मद पर किए गए व्यय के बराबर है। तो ये चेक करना है परिवहन पर कितना खर्च हुआ है, परिवहन और किस मद, मतलब परिवहन के बराबर खर्च होने वाला ऐसा और कौन सा मद है जिसमें परिवहन के बराबर खर्च हुआ है। तो परिवहन में हुआ है 20। कितना हुआ है 20, क्योंकि ये काय का है परिवहन का। तो 20 और कहां हुआ है किसके साथ, भोजन के साथ। तो भोजन के बराबर परिवहन का खर्च हुआ है। तो भोजन और परिवहन में समानता का संबंध हो गया। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा कि भोजन और परिवहन पर समान मात्रा में व्यय हुआ है। चल अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा।
तो अगला क्वेश्चन आया है पाई चार्ट का। तो पाई चार्ट 360 डिग्री पर बने हुए होते हैं और जो 360 डिग्री होता है वो 100% के बराबर होता है। अब यहां 360 डिग्रियों को प्रतिशत में बांटा गया है। अब उन प्रतिशतों की अलग अलग माप या अलग अलग मत दिए हुए हैं। तो जो 23% है वो है भोजन, जो 23% है 1 नंबर, वो क्या है? भोजन है। फिर बचत है 15%, तो 2 नंबर पे जो लिखा है 15% वो क्या है? बचत है। अन्य मद है 20%, तो जो 3 नंबर का है वो क्या है? अन्य मद है। परिवहन पे है 5%, तो ये दिख रहा है ये छोटा सा 5% का है। फिर बच्चों की शिक्षा 12% है, तो ये हो गया 5वां नंबर का हिस्सा। फिर आता है मकान पर 15% है, तो ये हो गया 6वां हिस्सा। फिर 7वां हिस्सा आता है कपड़ा, कपड़ा कितना है? 10%, तो ये हो गया 7वां मद। कुल मिला के 7 मद है। इन 7 मद की जानकारी प्रतिशत में पाई चार्ट के माध्यम से दी हुई है। अब इनसे जुड़े हुए प्रश्न को सॉल्व करना है और हमारा उत्तर सही करना है। तो प्रश्न कहता है कि परिवार का सबसे अधिक व्यय, परिवार का सबसे ज्यादा खर्च निम्न पर हुआ है। किस पर ज्यादा खर्च हुआ है? भोजन पर, मकान पर, बच्चों की शिक्षा पर या अन्य मदों पर? तो इसमें देखो सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका दिख रहा है? तो सबसे ज्यादा प्रतिशत है 23। 23 से ज्यादा कोई सा प्रतिशत नहीं है। तो 23 किस पे किस मद का बोल रहा है? तो 23 बोल रहा है भोजन पे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भोजन पर सबसे ज्यादा खर्च हुआ है। तो भोजन पर कितना प्रतिशत खर्च हुआ है? 23% खर्च हुआ है। और सबसे ज्यादा खर्च किस पे हुआ है? भोजन पे हुआ है, क्योंकि इनमें सब में ज्यादा आंकड़े किसके हैं? भोजन के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परिवार की वार्षिक आय में हुई कुल बचत प्रश्न पढ़ेंगे। परिवार की वार्षिक आय में हुई कुल बचत निम्न पर हुए व्यय के बराबर है। तो बचत के बराबर, काय के बराबर? बचत के बराबर ऐसा कौन सा मद है जिसमें बचत में जितना व्यय हुआ है उतना ही व्यय किसी दूसरे मद में हुआ हो? तो ये बताना है कि बचत के साथ जितना व्यय हुआ, तो बचत में हुआ कितना व्यय है? तो बचत है 15% की। बचत कितनी है? 15% की। तो इनमें से ऐसा कौन सा मद है जो बचत के बराबर खर्च कर रहा है? तो बचत के बराबर और कौन कर रहा है? मकान कर रहा है। तो मकान में कितना प्रतिशत है? 15%। और ऐसा कोई जगह हमें नजर नहीं आ रही जो बराबर हो। तो बचत और मकान 15% के साथ बराबर है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुल बचत के साथ किसके साथ हो गई? बराबर मकान। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका सही जवाब, जिसमें है मकान। ठीक है, मकान और बचत का प्रतिशत बराबर है। चल नेक्स्ट आता है अगला क्वेश्चन ये, परिवहन और अन्य मदों पर कुल मिलाकर आय का कितना प्रतिशत खर्च हुआ है? परिवहन और अन्य मदों, तो परिवहन कहां लिखा हुआ है? परिवहन है 5%, ठीक है, और अन्य मद, ठीक, अन्य मद कितना है? 20%। तो एक तो है अन्य मद, ठीक है, दूसरा है परिवहन। तो परिवहन कितना है? 5%। तो कुल मिला के इन दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। जब भी कुल की बात आती है या संपूर्ण की बात आए तब हमें क्या करना होता है? जोड़ देना होता है। तो इसमें और इसमें कुल मिलाकर कितना प्रतिशत खर्च हुआ है? 25%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूछा जा रहा है कुल मिलाकर,
तो कुल मिलाकर कितना 20 और 5 25। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन में 25 लिखा हुआ है, इसलिए वो 25% हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि कहता है कि यदि परिवार की कुल आय 1 लाख थी तो बच्चों की शिक्षा पर कितना धन व्यय होगा, 12,000, 15,000, 23,000 या 10,000। तो आप बना के देखें, वीडियो को रोकें, इस प्रश्न को करके देखें। इस जैसा प्रश्न हमने अभी दंड आलेख में किया है। तो आप बताएं कि 1 लाख यदि खर्च 1 लाख कुल मिला के आय है परिवार की, तो यदि वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, बच्चों की शिक्षा पर यदि खर्च करता है तो वो कितना पैसा खर्च करेगा। अब आपके पास बच्चों की शिक्षा पर खर्च हुआ प्रतिशत पता है, कितना है 12%। तो 1 लाख का 12% कितना हो जाएगा, 1 लाख का 12% 12,000 होना चाहिए। कैसे आता है देखो, 1 लाख का 12%, जब प्रतिशत को हटा देते हैं तो क्या लिख देते हैं नीचे 100। अब हल करें तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 12 और 3 जीरो, तो कितना होगा 12,000। तो 12,000 हो जाएगा बच्चों की शिक्षा पर किया गया व्यय खर्च। चलो अगला क्वेश्चन है ये रहा। अब यदि परिवार की कुल आय 1 लाख थी तो मकान और परिवहन पर हुए व्यय में अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अंतर किन दो का, मकान और परिवहन का। तो मकान और परिवहन में कितना खर्च हुआ है उनका अंतर पूछ रहा है। तो मकान कहाँ है और परिवहन कहाँ है। तो मकान है 15% का और परिवहन कितना है 5% का। इन दो के विषय में चर्चा कर रहा है कि इन दो का अंतर कितना होगा। तो ध्यान से देखो, कुल आय कितनी है 1 लाख, परिवहन और मकान। तो परिवहन और मकान का यदि अंतर निकालें तो कितना होगा 10% होगा, 10%। यदि 1 लाख का 10% यदि निकाले हम तो कितना निकलता है 10,000। तो परिवहन का और मकान के प्रतिशत का अंतर की बात पूछ रहा है। अंतर का मतलब क्या हो गया, परिवहन और मकान का जो प्रतिशत है उनको घटा दें। तो घटाया तो कितना पता चला 10% आया। अब कुल आय कितनी है 1 लाख, 1 लाख का 10% कितना होगा 10,000 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आया है चित्र ग्राफ। इसमें चित्र बने हुए हैं और चित्र से जानकारी हमें मिल रही है कि उसमें क्या जानकारी है। तो पढ़ते हैं इसको। इसमें जानकारी मिल रही है हमें, दिन मिल रहे हैं, दिन इस तरफ से जा रहे हैं, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रविवार। ठीक है, और इस तरफ है इलेक्ट्रिक बल्बों की संख्या। तो इलेक्ट्रिक बल्बों की संख्या @ के माध्यम से बताई जा रही है कि एक साइन दिया हुआ है @ और उसका मतलब क्या हो गया, एक @ लिखा हुआ है 2 बल्ब के बराबर। यदि सोमवार को बात करें तो कितने बल्ब होंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो 8 @ है, लेकिन यदि हम इसको डबल करेंगे तो 8 दूनी कितनी हो जाएंगी 16। तो सोमवार को इलेक्ट्रिक बल्बों की संख्या कितनी होगी 16 होगी। मंगलवार को कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें भी 8 आ रहा है, तो कुल मिला के कितनी हो जाएगी 16, क्योंकि एक @ 2 बल्बों की तरफ एक @ 2 बल्ब का माप दिया हुआ। अब बुधवार के दिन 1 2 3 4, तो मतलब 8। इसमें 1 2 3 4 5 माने 10। ठीक,
फिर शुक्रवार को 1 2 3 4 5 6 7 दूनी 14। शनिवार को 4 का मतलब 8। फिर रविवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दूनी 18। इस तरीके से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को @ के माध्यम से जो इलेक्ट्रिक बल्बों की संख्या है वो इतनी है। ये 18 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18। ओके। अब प्रश्न पूछ रहा है कि शुक्रवार में बेचे गए इलेक्ट्रिक बल्बों की संख्या है। शुक्रवार, तो शुक्रवार ये रहा, इसमें इलेक्ट्रिक बल्बों की बेचने की संख्या कितनी है? 14 है। तो ऑप्शन नंबर ए 14 लिखा हुआ है, ये हो जाएगा सही जवाब। बस हमें उनको पढ़ना आना चाहिए और क्वेश्चन से जल्दी से बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है कि किस दिन बल्बों की बिक्री समान है? ऐसे कौन से दिन हैं जिनमें बल्बों की बिक्री समान है? तो ध्यान से देखो, ऐसे कौन से दिन हैं? तो सोमवार, मंगलवार है, बुधवार और गुरुवार है। तो ऐसे कौन कौन से दिन हैं? तो सोमवार, मंगलवार दिख रहा है क्या? सोमवार, मंगलवार, सोमवार नहीं दिख रहा, मतलब ये तो ऑप्शन में नहीं है। फिर ऑप्शन क्या कहता है आगे, और कौन से समान है? बुधवार और शनिवार में 8-8 दिन है। तो बुधवार और शनिवार कहीं दिख रहा है ऑप्शन में? बुधवार, शनिवार, हाँ ये रहा, बुधवार और शनिवार में बल्बों की संख्या क्या है? समान है। समझ में आ गया? तो अब नेक्स्ट की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है, ये रहा, यदि एक बक्से में 9 बल्ब आ सकते हो तब पूरे सप्ताह के लिए कितने बक्सों की जरूरत होगी? तो अब पूछा जा रहा है कि एक बॉक्स में यदि 9 बल्ब भर दें, इसमें कितने बल्ब को भरा सकते हैं? 9। तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रिक बल्ब हैं वो चेक करेंगे, तब पता चलेगा कि हमें कितने बॉक्स की जरूरत होगी। तो कुल यदि इसका पता चल जाए कि ये बल्ब टोटल कितने हैं, ये बल्ब टोटल कितने हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि एक में यदि 9 है तो टोटल में कितने बॉक्स आ पाएंगे। तो इन सबको क्या कर लो, जोड़ लो। तो 16, 32, 8, 40, 50, 60, 64, 72, 80, 90। तो कुल कितने हो गए? 90 बल्ब हैं। कितने बल्ब हैं? 90 बल्ब हैं। और एक बॉक्स में कितने रखना है? 9 रखना है। तो ये पता चल गया कि कितने बॉक्स आएंगे? 10 बॉक्स बनेंगे जिसमें सारे बल्ब आ जाएंगे। तो 10 बॉक्स, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गए? तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इजी हैं, उनको देख के करने में समझ में आ जाता है। ठीक है, अब हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करना, ठीक है, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।